हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग घर पर खुश होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से लॉकडाउन होने के कारण मैंने सोचा कि बच्चों के लिए वोकेबलरी में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आए और बोले सर ग्रामर में तो अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है और काफ़ी जगह वीडियो भी मिल जाते हैं ग्रामर के, लेकिन वोकेबलरी में नहीं पता चल रहा कि क्या पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़े, वोकेब को तैयार कैसे करें। तो स्टूडेंट्स आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और खुश रहे अपने माता पिता और परिवार के साथ अच्छे से अपने इस लॉकडाउन में तैयारी को जारी रखें। सबसे पहले अपन इंग्लिश को कैसे पढ़े, क्या करें, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, जो अपन आज पढ़ेंगे उसमें इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव लेवल पर कैसे सीखा जाता है, इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव में पास करने के लिए क्या पढ़े, इसके बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट, इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। जी हाँ स्टूडेंट, एक बार मेरे साथ बोले, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। आप ये मत सोचे कि आप क्लास में नहीं हैं, आप ऑफलाइन नहीं हैं, ऐसा मत सोचे कि आप ऐसे सोचे कि आप क्लास में ही बैठे हैं। देखो इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। जी हाँ, अंग्रेजी अपने आप में क्या आई? लैंग्वेज। सबसे पहले तो आप इसको सब्जेक्ट कहना छोड़ दीजिए। स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई मैथ नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको इसको लैंग्वेज की तरह सीखना पड़ेगा। क्या आपने हिंदी सीखा तब आपने ऐसा सोचा था कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं? हिंदी अपने आप आने लग गई, बोल रहे भी हो। लेकिन आज इंग्लिश को सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये सीखेंगे। जी हाँ, अब आपको इस अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको 4 काम करने पड़ेंगे। यानी अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट, क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो सिस्टम क्या है? पहला, जिसको आप बोल देते हो लिसनिंग। दूसरा, जिसको आप बोल देते हो स्पीकिंग। क्या बोल देते हो? स्पीकिंग। तीसरा, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे रीडिंग। और चौथा, जिसको आपने बोला भाई साहब राइटिंग। क्या बोल दिया? राइटिंग। अंग्रेजी को सीखने के लिए यानी इंग्लिश को सीखने के लिए आपने एक सिस्टम फॉलो किया और वो सिस्टम है पहला लिसनिंग। एक बार बोले, पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग। आपने देखा कि इंग्लिश को सीखने के लिए 4 चीज़ होना जरूरी है। 4 चीज़ को कंपलसरी है करना। लिसनिंग करना जरूरी है, स्पीकिंग करना जरूरी है, रीडिंग करना जरूरी है, राइटिंग करना जरूरी है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब आप इंग्लिश को सीखोगे तो एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी अंग्रेजी को अंग्रेजी को कॉम्पिटिटिव लेवल पर कैसे सीखा जाता है। तो अंग्रेजी को कॉम्पिटिटिव लेवल पर सीखने के लिए पहला हो गया, एक जो पार्ट होता है वो होता है ग्रामर का। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है वोकेबलरी का। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोल देते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? कॉम्प्रिहेंशन। आपने क्या सीखा कि इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और उस सिस्टम है लिसनिंग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? आपको करना पड़ेगा क्या? लिसनिंग करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा? स्पीकिंग। तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग। जी हाँ, आपके 4 चीज तो समझ में आ गई। सर कॉम्पिटिटिव लेवल पर अपन अंग्रेजी को सीखे तो कैसे सीखे? एक ग्रामर, दूसरा वोकेबलरी, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। अब अपन सीखते हैं कि ग्रामर में क्या क्या होता है। सर ग्रामर में एक होता है बेसिक लेवल और दूसरा होता है एडवांस लेवल। जी हाँ, आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखना है तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर में 2 चीज सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट, 2 चीज सीखना पड़ेगा। वो है बेसिक लेवल का ग्रामर, दूसरा है एडवांस लेवल का ग्रामर। सर बेसिक लेवल में क्या आता है? हम बोले आपको कि बेसिक लेवल में स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं।
बेसिक लेवल में क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। संख्या में कितने होते हैं? आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब बात करते हैं एडवांस लेवल की। स्टूडेंट एडवांस लेवल क्या होता है? एडवांस लेवल अक्सर आपको सारे के सारे जो इंग्लिश के टीचर होते हैं डियर स्टूडेंट, आपको वो गुरु, वो आपका मास्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में पढ़ाते होंगे, लेकिन एडवांस लेवल आपको जरूर पढ़ाता है। वो आपका स्टार्ट करता है किससे? टेंस से। आगे पढ़ाता है आपको क्या? वॉइस। इसके बाद आपको क्या पढ़ाता है? नरेशन। अरे हाँ, क्या पढ़ाता है बोल के सुनाइए जरा। नरेशन। इसके बाद आपको कभी कभी वो पढ़ा देता है क्या? मॉडल्स। अरे क्या पढ़ा देता है? मॉडल्स। इसके बाद कभी कभी वो चला जाता है किस पे? क्वेश्चन टेक पर। अरे किस पे चला जाता है? क्वेश्चन टेक पर। आपको समझ में आया सर? टेंस भी पढ़ा है, वॉइस भी पढ़ा है, नरेशन भी पढ़ा है, मॉडल्स भी पढ़ा है, क्वेश्चन टेक भी पढ़ा है। ये तो आम टीचर पढ़ाता है। इंग्लिश जो भी पढ़ाएगा वो सबसे पहले आपको स्टार्ट करता है या तो टेंस से स्टार्ट करता है, नरेशन पर कहानी खत्म कर देता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे एंड में पढ़ाता है। कब पढ़ाता है? जब अपना कोर्स हो जाएगा भाई, तब अपन क्या सीखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं बता देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, क्या आपको पता है? जी हाँ, आपको पता होगा, या नहीं भी है तो आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा आज मेरे से जानकारी ले। आपने सुना होगा, एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडवर्ब, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है प्रीपोजिशन। मैंने देखो क्या क्या लिख दिया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। कुछ ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर साइड में लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो कितने हो गए? संख्या में 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। स्टूडेंट, मैंने बोला इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला, बेसिक लेवल पर इंग्लिश सीखना पड़ेगा। दूसरा, आपको एडवांस लेवल पर इंग्लिश सीखना पड़ेगा। बेसिक लेवल पर ग्रामर में क्या सीखोगे? बेसिक लेवल पर आपने ग्रामर में सीखा होगा जिसको आप बोल देते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको आप बोलते हो क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश करें, क्या क्या सीखते हैं बेसिक लेवल में? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आपको पता चला कि ग्रामर में जो बेसिक लेवल होता है वो संख्या में कितने होते हैं स्टूडेंट? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो 8 है ये आपको कौन सी लेवल में सिखाया जाता है? बेसिक लेवल में। मेरा तो कहना एक ही है कि आपको सबसे पहले ये बेसिक लेवल ही सुधारना चाहिए, इसमें ही आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इसके बाद में आता है एडवांस लेवल। स्टूडेंट, एडवांस लेवल में क्या आता है? जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, मॉडल्स है, क्वेश्चन टैग है, ये सारे के सारे एडवांस लेवल बातें। यानी कि इंग्लिश का हर टीचर ये तो पढ़ाता है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है। टेंस आपको अच्छा पढ़ाएगा, नरेशन आपको अच्छा पढ़ाएगा, वॉइस अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महामारी फैल रखी है, जो महामारी फैल रखी है वो किस में फैल रखी है? इसमें फैल रखी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी को आते नहीं, कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है तो होता नहीं, टेंस का क्वेश्चन केवल फिलअप के हो जाते हैं, वॉइस के हो जाते हैं, नरेशन के हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब कॉमन एरर कौन करेगा? इसके बाद देखें सर, हमने एक चीज़ तो सीख लिया कि इंग्लिश को सीखने के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर में हमें बेसिक लेवल और एडवांस लेवल तो सीखना ही पड़ेगा। जो ज़्यादा टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, 13 टॉपिक है जिसको आप आसानी से सीख सकते हो। इसके बाद आता है वोकैबुलरी। सबसे ज़्यादा खतरनाक कीड़ा, जो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा खतरनाक कीड़ा है वो है वोकैबुलरी। कई कई एग्जाम में स्टूडेंट पेपर देने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो बोलते हैं सर वोकैब का कोई अंत नहीं है,
वोकेब क्या पढ़े, इसका कोई अंत थोड़ी है सर। अरे तो भाई साहब अंत तो नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। बिना अंत, कोई अंत नहीं है। मैं कहता हूँ इंग्लिश में वोकेब का कोई अंत नहीं है। क्या आप वोकेब पढ़े बिना एयरफोर्स नेवी पास कर सकते हो? क्या आप वोकेब पढ़े बिना कोई भी इंग्लिश का पेपर फाइट कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। ये तो पहली बात हुई, नहीं कर सकते। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो ज़माना चला गया जब आपका पेपर पास हो जाता था विदाउट वोकेब के। सबसे पहले तो आपको इस वोकेबलरी का स्पेलिंग ही याद रखना जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको वोकेब बोल के खत्म कर देते हैं, ये वोकेब ही नहीं है भाई साहब। ये एक पूरा का पूरा एक वर्ड याद रखो, वोकेबलरी। कई कई बार स्पेलिंग टेस्ट, जिसने आपने सुना होगा, कई बार इंग्लिश में आता है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में वोकेबलरी की स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। तो अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है, देखो सबसे पहले मैं बोलूँ तो OWS। क्या बोला? OWS, जिसको बोल देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड जिसको आप बोलते हो। दूसरा आपका एक चीज होता है जिसको आप बोल देते हो सिनोनिम। क्या बोल देते हो स्टूडेंट? सिनोनिम। एक होता है जिसको आप बोल देते हो एंटोनिम्स। क्या बोल देते हो स्टूडेंट? एंटोनिम। एक आती है जिसको आप बोल देते हो ईडियम्स। क्या बोल देते हो स्टूडेंट? ईडियम्स। इसको ईडियम्स एंड फ्रेज लिख लो भाई। क्या लिख लिया? ईडियम एंड फ्रेज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेज, और एक होती है फ्रेजल वर्ब। क्या होती है? फ्रेजल वर्ब। तो आपको वोकेब का जो पार्ट्स, वोकेबलरी में जो वोकेब जिसको आप बोल देते हो शॉर्ट में, वोकेबलरी में जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। एक चीज और जो आप बोल देते हो स्पेलिंग टेस्ट। अरे क्या होता है स्पेलिंग टेस्ट? आपने क्या सीखा? वन वर्ड है, सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, ईडियम्स है, फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, स्पेलिंग टेस्ट है। ये सारी की सारी किस में आती है? वोकेबलरी पार्ट में। सर ये कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन को समझने की कोशिश करें। इसमें एक वर्ड दे रखा है कॉम्प्रीहेंस। क्या दे रखा है? कॉम्प्रीहेंस। कॉम्प्रीहेंस वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो आपने क्या सीखा? इस कॉम्प्रीहेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्रीहेंस वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट अंडरस्टैंड, समझना। क्या होता है? समझना। यहां से आपके एक वन वर्ड बन जाता है इनकॉम्प्रीहेंशन, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। क्या बन गया? इनकॉम्प्रीहेंसिबल। स्टूडेंट IN इसमें प्रीफिक्स लगा। कॉम्प्रीहेंस वर्ड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, और एबल इसमें सफिक्स लगा। इस पूरे वर्ड का मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, जिसको समझा नहीं जा सकता। ये आपका एक वन वर्ड बन गया इंग्लिश में। स्टूडेंट अब अपन समझते हैं एक एक चीज को वापस। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। अंग्रेजी को सीखने के लिए क्या फॉलो करना पड़ता है? सिस्टम। सिस्टम क्या हुआ जी? सबसे पहले लिसनिंग करना पड़ेगा, यानी अंग्रेजी को सीखने के लिए सुनना तो पढ़ना ही करना ही पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा ही। आगे स्पीकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद रीडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद राइटिंग करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं कि इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव लेवल पर कैसे समझा जाए। ग्रामर में बेसिक लेवल और एडवांस लेवल आपको पूरा समझा दिया मैंने, कैसे सीखना पड़ेगा। फिर आता है वोकेबलरी पार्ट। इसमें वन वर्ड है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ईडियम्स है, फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब्स है, स्पेलिंग टेस्ट है, ये सीखनी पड़ती है। तीसरा जो पार्ट आता है इसका होता है कॉम्प्रीहेंशन स्किल, जिसको आप बोल देते हो। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स में आपको सीखना होता है, कॉम्प्रीहेंशन वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट अंडरस्टैंड, और एक वन वर्ड बन जाता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इनकॉम्प्रेंसिबल। इनकॉम्प्रेंसिबल का मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, जिसको समझा नहीं जा सकता। अब स्टूडेंट अपन सीखते हैं आज कि सर ये चीज़ें तो बता दिया कि अंग्रेजी को कैसे सीखे। अब अपन को बताइए, मैं आपको सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ है ग्रामर वाली, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो आपको हर जगह मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। अपन तो बात करेंगे भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ों की, यानी कि वोकेब को इम्प्रूव कैसे करें, यानी अंग्रेजी में वोकेब कैसे सीखे। तो मैं अब इन सब को मिटा रहा हूँ और अपने वापस से बात पर आता हूँ मुद्दे की। ये चीज़ें केवल आपको समझना था कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव लेवल पर समझने के लिए कितने पार्ट होते हैं? 3, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन। अब अपन समझते हैं इस चीज़ को। अंग्रेजी को सीखने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने इसको वापस 3 भागों में बांट दिया।
ये दो एक चीज़ में आ गया, ये अलग आ गया। कोई भी बंदा सुनेगा, इसका मीनिंग उसको क्या आएगा, आवाज़ जरूर आएगा। जब भी कोई सुनेगा तो आवाज़ तो आएगी ना, बिल्कुल। और जब भी कोई बोलेगा तो भी उसको क्या आएगी, आवाज़। बोलेगा तो आवाज़ तो क्रिएट होगी। इसका मीनिंग ये दोनों के दोनों किसका खेल है, ये दोनों के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, साउंड पर। यानी जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पर्सन लिसनिंग करेगा तो साउंड होगी, स्पीकिंग करेगा तो भी साउंड होगी वहाँ पे। इसका मीनिंग ये दोनों किससे रिलेट कर गए, साउंड से। अब बताओ, लिखेगा या पढ़ेगा। जब भी कोई इंसान, जब भी कोई लिखेगा तो बताओ, लिखेगा या पढ़ेगा, तो क्या पढ़ेगा भाई, वर्ड ही तो पढ़ेगा। कुछ ना कुछ लिखा हुआ ही तो होगा, वर्ड ही तो होगा वहाँ पे। तो आप भी बताओ, साउंड अंग्रेजी में एक वन वर्ड बन जाता है जिसको बोल देते हैं फोनोलॉजी। क्या बोल देते हैं, फोनोलॉजी। और वर्ड के अध्ययन को अंग्रेजी में बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोल देते हैं। क्या सीखा आपने, ये चीज़ सीखा कि जो इंग्लिश है वो अपने आप में एक लैंग्वेज है, ये एक सिस्टम को फॉलो करती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग में साउंड क्रिएट होती है, और साउंड के अध्ययन को अंग्रेजी में बोलते हैं फोनोलॉजी। रीडिंग और राइटिंग में वर्ड लिखे जाते हैं और वर्ड ही तो पढ़े जाते हैं, और वर्ड यानी शब्दों के अध्ययन को बोल देते हैं अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट, मैं आपको एक रूट वर्ड बताता हूं। जब भी आपको अंग्रेजी में लजीज शब्द लिखा हुआ आता है, जब भी अंग्रेजी में लजीज शब्द लिखा हुआ आता है तो इसका मीनिंग निकलता है स्टडी, टू स्टडी। जब भी आपको अंग्रेजी में फ़ोन शब्द दिखाई देता है, जब भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में फ़ोन शब्द लिखा दिखाई देता है तो इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट साउंड। क्या होता है, साउंड। एंड नेक्स्ट वर्ड आया आपका मॉर्फ। मॉर्फस रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट वर्ड। क्या होता है, वर्ड। और अभी अभी बताया लॉजी का मीनिंग क्या होता है, टू स्टडी। अपने दो वन वर्ड बन गए स्टूडेंट। अपने दो वन वर्ड क्या बन गए, इंग्लिश लैंग्वेज में सिस्टम में लिसनिंग और स्पीकिंग को किस में कैटेगरी में लेते हैं, साउंड में। और साउंड को, साउंड के अध्ययन को बोल देते हैं फोनोलॉजी। और रीडिंग और राइटिंग ये होती है वर्ड में, और इसको बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोल देते हैं, इसका मीनिंग ये एक वन वर्ड बन गया स्टडी ऑफ साउंड, और ये एक वन वर्ड बन गया स्टडी ऑफ वर्ड। तो आपको दो वन वर्ड तो याद हो ही गए। कितनी सी बात में आपने देखा, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है और ये सिस्टम फॉलो करती है। लिसनिंग और स्पीकिंग को बोल देते हैं साउंड, और साउंड के अध्ययन को बोल देते हैं अंग्रेजी में फोनोलॉजी। छोटी सी ट्रिक के तरीके से समझते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जब भी किसी का फ़ोन आएगा, जब भी फ़ोन बजेगी, यानी फ़ोन का काम क्या है, साउंड। फ़ोन का काम क्या है, साउंड तो करेगा। जिसके पास फ़ोन है उसका क्या होगा, साउंड तो होगा फ़ोन का, यानी साउंड। और लज्जी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, अध्ययन। इसलिए समझ में आया, इसलिए समझ में आया। आवाज़ का अध्ययन को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, फोनोलॉजी। वर्ड, वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी। तो अपना एक सिस्टम और तैयार हुआ। और तीसरा बोल देते हैं स्टूडेंट सिंटैक्स। क्या बोल देते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि अंग्रेजी को कॉम्पिटिटिव लेवल में सीधा सीधा, क्योंकि देखो ये बच्चों वाली बात हो गई। बच्चों वाली बात क्या होगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग बोलना बच्चे बोलते हैं भाई साहब, छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। लेकिन अब आप थोड़े से बड़े हो गए, कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ गए, इसलिए इसी का नाम चेंज कर दिया। और नाम चेंज करके बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, और उस सिस्टम का पहला नाम है फोनोलॉजी, दूसरा नाम है मॉर्फोलॉजी, और तीसरा नाम है सिंटैक्स। समझ आया स्टूडेंट, आपको क्या समझ में आया कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल पर सीखने के लिए फोनोलॉजी यानी साउंड का अध्ययन करना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी यानी शब्दों का अध्ययन करना पड़ेगा, वर्ड पावर बढ़ाना पड़ेगा, और सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक निश्चित फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ सीधी वोकेबलरी का, यानी कि वोकेबलरी को इम्प्रूव कैसे करें, क्या करें कि अपना जो वोकेब वाला पार्ट है वो अच्छा हो सके, हम एग्जाम में पास कैसे करें। अब देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या होती है। देखो भाई साहब, जब आप एयरफोर्स की में IF लिख दिया शॉर्ट में, और इधर पर बोल दिया भाई साहब नेवी। स्टूडेंट, आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, या कोई पटवार की तैयारी कर रहा होगा, या कोई हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा होगा, जिसको आप हाई कोर्ट बोल देते हो। हाई कोर्ट LDC है, या आप अभी D ग्रुप आए हैं उसको बोलो, तो एक ही बात है। चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपका नेवी हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे आपका पटवार हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे
हाई कोर्ट, एलडीसी, डी ग्रुप, जहाँ पे इंग्लिश आती है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें वोकेबलरी नहीं आए, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं आए। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है पैसेज है, लेटर राइटिंग वगैरह, यानी पैसेज तो हर वैकेंसी में आता ही है। तो अपन थोड़ा सा इन दो को मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं, इन दो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है अपन देखते हैं। अपनी जो वोकेब पार्ट है उसमें से क्या आता है और ग्रामर पार्ट है उसमें से क्या होता है। देखो स्टूडेंट, आपको पता होगा एयरपोर्ट में एक तो सिनोनिम आता ही है, दूसरा आपका एंटोनिम आता ही है, तीसरा आपका स्पेलिंग टेस्ट आता ही है, चौथा आपका जिसको आप OWS वन वर्ड बोल देते हो, पांचवा आपका इडियम्स एंड फ्रेज। देखो ये वोकेबलरी पार्ट है। जब भी आप एयरपोर्ट का पेपर दोगे तो ग्रामर तो आपको थोड़े दिनों में 1-2 मंथ आपने जैसे ही प्रैक्टिस की और आपको ग्रामर आने लग जाएगी। आपका टेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, वॉइस का हो जाएगा, नरेशन का हो जाएगा। लेकिन इनमें प्रॉब्लम आएगी। सिनोनिम एयरपोर्ट में एक आता है, एंटोनिम भी एक आता है, स्पेलिंग टेस्ट कभी कभार 2 आ जाती है, वन वर्ड और ईडीएम में से एक क्वेश्चन आता है। अब देखो जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसमें से मैं एक बात कर लेता हूँ जो 6 नंबर पर ले लिया, जबकि ये वोकेबलरी का पार्ट नहीं है। लेकिन जब तक आपको वोकेब नहीं आएगी, जब तक आपको वोकेबलरी नहीं आएगी तो आप इसको भी नहीं हल कर सकते, जिसका नाम है पैसेज। क्या नाम है? पैसेज। इसके आपको जब एयरपोर्ट का पेपर दोगे तो 4 क्वेश्चन आएगा। अब स्टूडेंट अपन बात कर लेते हैं कि जो IF है इसमें सिनोनिम एक आता है, एंटोनिम एक आता है, स्पेलिंग टेस्ट 2 आता है, वन वर्ड और फ्रेज में से एक आता है, पैसेज में 4 आते हैं। थोड़ा सा काउंट कर लीजिएगा श्रीमान। 1 2 4 5, 5 और 4 9। कितने मार्क्स हो गए? 9 मार्क्स। मोटा मोटा जोड़ा है मैंने। इसके कितने मार्क्स हो गए? 9। जब आप इसको नेवी में लेते हो तो नेवी में ये आपके 2 हो जाते हैं, ये 2 हो जाते हैं, ये 2 की 2 रहेगी, इसमें से एक आना ही है, और ये 5 हो जाते हैं। वापस जोड़ लीजिएगा। कितने नंबर हो गए? 2 2 4 2 6 7, 7 और 5 12। तो आपके ये नेवी में कितने मार्क्स के हो गए? 12। यानी कि जो IF में है, जो आउट ऑफ सिलेबस मार्क्स आता है 9 मार्क्स का आता है, और नेवी में है आउट ऑफ सिलेबस कितने मार्क्स का आ गया? 12 मार्क्स का। अब बताओ, जब आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, जब आप इन चीज़ों के ऊपर कभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या आप एयरपोर्ट में पास हो सकते हो? नेवर यार, कभी नहीं हो सकते। केवल ग्रामर पढ़ने से नहीं होता। क्या आप 11 में से 11 ला सकते हो? भाई कोई गारंटी नहीं है। एक भी गया तो कहानी खत्म। 10 नंबर लाने जरूरी है, यानी 50% मार्क्स आने जरूरी है। पटवार की बात कर लो, ये सिनोनिम पूछता है, ये एंटोनिम पूछता है, ईडियम पूछता है, पैसेज आएगा। तो चीज़ें सेम है, बस नाम अलग अलग है इनके, और कुछ नहीं है। अब अपन सीखेंगे भाई सिनोनिम है, एंटोनिम है, स्पेलिंग टेस्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स है, पैसेज है, ये क्या होती है इनको समझते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब अपन सबसे पहले एक चीज़ टॉपिक है जिसका नाम है सिनोनिम, इसको समझते हैं। कैसे बना, क्या होता है, कैसे सीखे, कैसे पढ़े। इसमें से मैंने थोड़ा SYN, इस SYN का मीनिंग होता है स्टूडेंट सिमिलियर। क्या होता है? सिमिलियर। आपका एक वर्ड बना NYM, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट नेम। क्या होता है? नेम। सर इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ। एक अंग्रेजी में एक चीज़ होती है जिसको बोल देते हैं अफिक्सेज। क्या बोल देते हैं? अफिक्सेज। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला बोले तो परफिक्स, दूसरा रूट, और तीसरा सफिक्स। चलो जी थोड़ी हिंदी देख लेते हैं। रूट का मीनिंग होता है मूल, सफिक्स का मीनिंग होता है प्रत्यय, और इसका मीनिंग होता है उपसर्ग। थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट में थोड़ा सा बाद में समझेंगे इस चीज़ को। वापस समझे, यहीं से थोड़ा सा समझ में तो आया होगा। मैं उसको बोल देता हूँ PRS, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स का मीनिंग होता है उपसर्ग, यानी ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको बोल देते हैं प्रीफिक्स। रूट का मीनिंग जड़, बेसिक जो चीज़ होती है, यानी बेसिक जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं रूट।
और सफिक्स जो किसी वर्ड के एंड में जुड़ते हैं। तो स्टूडेंट जिसका अपन इसको चलते हैं सिन, SYN इसका मीनिंग होता है सिमिलियर, NYM इसका मीनिंग होता है नेम। तो पूरा जो अपन छोटी कक्षा में पढ़ते थे सिमिलियर वर्ड वही होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सिनोनिम। क्या बोलते हैं? सिनोनिम। दूसरा होता है एंटोनिम। इस एंटोनिम्स को सीखते हैं। स्टूडेंट एक वर्ड है, इसमें रूट वर्ड जुड़ा है एंटी, नेक्स्ट वर्ड है निम। इस एंटी वर्ड का मीनिंग होता है अपोजिट। क्या होता है स्टूडेंट? अपोजिट। और इसका मीनिंग अभी अभी सिखाया, क्या होता है? नेम। अरे क्या होता है? नेम। आपके समझ आया कि सिनोनिम का मीनिंग सिमिलियर वर्ड, एंटोनिम का मीनिंग क्या होगा? एंटी का मीनिंग अपोजिट, NYM का मीनिंग नेम। आपके समझ में आया कि अपोजिट नेम, यानी छोटी कक्षा में आप अपोजिट वर्ड रटते थे ना, वही चीज़ें हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? थोड़े से कंपटीशन लेवल पर आए तो थोड़े नाम चेंज हो गए, आपने क्या बोल दिया? एंटोनिम। अब बात करेंगे 3 नंबर पर OWS, जिसको आप कुछ लोग बोल देते हैं सीधा सीधा वन वर्ड। वन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वन वर्ड होते हैं एक शब्द, यानी कि जब आप अंग्रेजी में सीखते हैं, जब भी किसी भी चीज़ को लंबा नहीं बोल के शॉर्ट में एक शब्द में बोला जाए तो उसको बोल देते हैं वन वर्ड। जैसे जो कभी मरता नहीं हो, अमर, जिसकी कभी शादी नहीं होती हो, उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं क्या? अविवाहित। कोई बात नहीं जी, आपको अंग्रेजी में सिखाएंगे क्या क्या बोलते हैं। वन वर्ड। वन वर्ड क्या होते हैं? यानी एक शब्द। अब ये इंग्लिश में भी बहुत सारे वन वर्ड होते हैं, इनको भी अपन आराम से सीखेंगे और विथ ट्रिक के साथ सीखेंगे भैया। इसके बाद होता है 4 नंबर पर ईडियम। ईडियम्स क्या होती है? ईडियम्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट मुहावरे। नाम तो सुना होगा। क्या होते हैं मुहावरे? अब इस मुहावरे की बात करूं तो ये हिंदी के मुहावरे तो आपने सुने ही होंगे, आपने हिंदी की व्याकरण तो रटी होगी, उसमें सुना होगा, देखा होगा कि क्या होते हैं? 9 2 11 होना, आंगन टेढ़ा नाचूं कैसे, ऊपर नाच छत पर और तो कैसे नाचे भाई। मुहावरे होते हैं, इनको कैसे सीखा जाता है? इनके 2 अर्थ निकाल लेते हैं कभी कभी लोग। 2 अर्थ कैसे? यानी मुहावरों में जो है वो मीनिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है। किसको लेकर? मीनिंग को लेकर प्रॉब्लम में होती है। मैं इसको डिलीट कर रहे होंगे, थोड़ा सा हम रिमूव कर लेते हैं इसको। अब देखो इधर से देखते हैं, आपने देखा जो मुहावरे होते हैं, ये जो ईडियम्स होती है स्टूडेंट्स, ये ईडियम्स होती है, इसके मीनिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इसका मीनिंग को लेकर प्रॉब्लम क्या होती है? इसके 2 मीनिंग निकाल लेते हैं। इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, एक तो हो सकता है लिटरल और एक होता है इम्प्लाइड। लिटरल का मीनिंग होता है शाब्दिक और इम्प्लाइड का मीनिंग होता है भावार्थ। शाब्दिक का मीनिंग, जैसे मैं कुछ इडियम्स आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे ऑन एंड ऑफ, पेटीकोट, गवर्नमेंट, बेड ऑफ रोजेज, एट ए स्टोन्स थ्रो, ये चीज़ आपने देखा। ईडियम्स जो होती है इसके 2 मीनिंग होते हैं, ईडियम्स के 2 मीनिंग निकाल लेते हैं लोग, जैसे लिटरल और इम्प्लाइड। लिटरल का मीनिंग होता है शाब्दिक और इम्प्लाइड का मीनिंग होता है भावार्थ। यानी इसमें शब्दों से, शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता स्टूडेंट। इसका जो शाब्दिक है उससे कोई लेना देना नहीं होता, इसका मीनिंग होता है केवल किससे? भावार्थ से। किससे होता है? भावार्थ से। जब भी आप ईडियम्स पढ़ते हो तो ईडियम्स का इम्प्लाइड मीनिंग निकालना जरूरी है, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जाता। जैसे आपने देखा ऑन, यानी कि ऑन का मीनिंग होता है चालू, ऑफ का मीनिंग होता है बंद, चालू बंद। इसका मीनिंग ये आपने शाब्दिक अर्थ निकाला, इसका आपने इसने लिटरल मीनिंग निकाला, ये लिटरल मीनिंग पर काम नहीं करता, इसका मीनिंग चालू बंद नहीं होता। आपने देखा पेटीकोट गवर्नमेंट, इसका मीनिंग पेटीकोट और पेटीकोट की सरकार, कभी नहीं, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मीनिंग क्या नहीं होता? इसका मीनिंग लिटरल मीनिंग नहीं होता, इसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है। आपने देखा बेड ऑफ रोजेज, गुलाब का पलंग, नहीं, कभी नहीं। 8 स्टोन्स थ्रो, ए का मीनिंग एक, स्टोन का मीनिंग पत्थर, थ्रो का मीनिंग फेंकना, यानी पत्थर फेंकने, कभी नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं होता, इसका मीनिंग होता है इम्प्लाइड। यानी ये भावार्थ पर काम करती है। सर भावार्थ पर काम कैसे करती है? ऑन एंड ऑफ का मीनिंग होता है स्टूडेंट इरेगुलर। क्या होता है? इरेगुलर।
अकेजनली, क्या होता है अकेजनली। पेटीकोट गवर्नमेंट का मीनिंग होता है फीमेल रूल, क्या होता है महिलाओं का शासन। नेक्स्ट बेड ऑफ रोजेज, इसका मीनिंग होता है कंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट होता है एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का मीनिंग होता है वेरी नियर, बहुत नज़दीक। देखो स्टूडेंट, ये चीज़ें हैं जो अपने एक एक चीज़ अभी तो मैंने समझाया है कि क्या होती है वोकेबलरी, इसको अपन अच्छे से आराम से सीखेंगे अगले वीडियो में। जब आप अगले वीडियो के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हकीकत में अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरे को बताइए ज़रूर, मैं आके आपको और हेल्प कर सकूं। मैं आपको विथ ट्रिक बताऊंगा, वन वर्ड भी बताऊंगा, सिनोनिम भी बताऊंगा, एंटोनिम भी बताऊंगा। वोकेब को अपनी ज़िंदगी में कैसे सीखा जाता है, वोकेब का डर नहीं होना चाहिए, वोकेब को आसानी से सीखा जा सकता है, पेपर आसानी से फाइट किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आप एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको इंग्लिश वोकेब की क्लास की ज़रूरत है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।